तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 24 होगा और इस क्लास में आज हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत के इतिहास कहने का अर्थ है दक्षिण भारत के प्रमुख प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, पल्लव राजवंश और फिर संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर एक बार हम लोग देख लें कि अभी तक हम लोग घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़े हैं, तो हम सभी को पता है सबसे पहले हम लोग जो है वो पाषाण काल पढ़े। ठीक है, इसको 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में पढ़े। थर्ड हम लोग वैदिक काल पढ़े, जिसको हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़े, ऋग्वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल। चौथा टॉपिक हम लोग जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े। ठीक है, 4 क्लासेस में पढ़े थे इसको। उसके बाद हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शैव धर्म, भागवत धर्म, इन सभी के बारे में पढ़े। उसके बाद 7 नंबर टॉपिक जो है वो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी क्या नहीं थी, इनके बारे में पढ़े। और इसी में ही आपका महाजनपदों का उदय भी हम लोग पढ़ लिए थे, जो कि हम सभी को पता है कि 16 महाजनपद थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यूनानी आक्रमण देखे थे। हम लोग जाने थे कि जब आपका भारत था तो भारत में कई सारे जो है यूनानी लोग आक्रमण कर रहे थे। सबसे पहले यूनानी लोग आक्रमण किए सिकंदर अलेक्जेंडर के नेतृत्व में। उसके बाद यूनानी आक्रमण के बाद आपका ईरानी आक्रमण भी होता है डेरियस प्रथम के द्वारा। उसके बाद जो है भारत के ऊपर मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है, और ये भारत जो है प्राचीन भारत का प्रथम साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को एक करके रखा। तो मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, फिर देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जब आपका डिक्लाइन कर जाता है तो आपका फिर जो है मौर्योत्तर काल आता है, और इस मौर्योत्तर काल में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कई सारे जो है स्वतंत्र राजवंश निकलते हैं, है ना। तो अगर हम लोग मौर्य काल के बाद देखें तो कई सारे जो है स्वतंत्र राजवंश निकलते हैं, जैसे कि आपका मौर्य काल को ही रिप्लेस करके शुंग वंश आता है, शुंग वंश को रिप्लेस करके कण्व वंश आता है, कण्व वंश को रिप्लेस करके सातवाहन राजवंश आता है। और इसी के साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा को हम लोग पहले कलिंग के नाम से जानते थे। तो उसी कलिंग वाले क्षेत्र में एक राजवंश था जिसको बोलते हैं चेदी राजवंश, और उसी से ही संबंधित था आपका कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। और उसी का ही अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौर्योत्तर काल ही जब चल रहा था तो इस समय भारत के ऊपर कई सारे यवन राज्यों ने आक्रमण किया था, हमला किया था, जिसमें आपका सबसे पहले हिंद यूनानी था, जिसके बाद शक लोग थे, जिसके बाद पल्लव थे, जिसके बाद कुषाण थे। हिंद यूनानी में ही हम लोग डेमेट्रियस, हम लोग मिनांडर, इन सभी की बात करते हैं। शक में ही हम लोग जो है वो आपका रुद्रदामन प्रथम की बात करते हैं। पल्लव के अंतर्गत हम लोग गोंडो फर्निस की बात करते हैं, और कुषाण के अंतर्गत हम लोग कुजुल कटफिशेस और कनिष्क की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। उसके बाद जब ये आक्रमण वगैरह हो गए तो उसके बाद फिर आक्रमण होने के बाद फिर भारत को एक करने का काम जो है गुप्त काल करता है। फिर हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़े थे। तो टॉपिक नंबर जो 11 था वो हम लोग पढ़े थे गुप्त काल। गुप्त काल में हम लोग कई सारे राजवंशों के बारे में पढ़े थे। गुप्त काल के बाद जो है आपका फिर से गुप्तोत्तर काल आता है, और फिर ये जो भारत एक हुआ था वो फिर से टूटने लगता है। और अब टूटेगा तो ज़्यादा राजवंशों में नहीं, थोड़ा थोड़ा में टूटेगा। एक जैसे कि वाकटक राजवंश, और आपका पुष्यभूति वंश जिसको हम लोग वर्धन वंश कहते हैं, और वर्धन वंश का ही महान शासक होता है हर्षवर्धन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। फिर आपका जो है वो गुप्तोत्तर काल खत्म हो जाता है। ये सब जितना भी हम काल बता रहे हैं आपको, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि मगध के ऊपर पहले आपका हर्यक वंश सबसे पहले आता है। बृहद्रंथ वंश, बृहद्रंथ वंश को रिप्लेस करता तो आता है हर्यक वंश, हर्यक वंश को रिप्लेस करके आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश को रिप्लेस करके आता है आपका नंद वंश, नंद वंश को रिप्लेस करके आता है शुंग वंश, तो शुंग वंश को रिप्लेस करता है कण्व वंश, कण्व वंश को रिप्लेस करके आता है आपका सातवाहन वंश। फिर सातवाहन वंश के बाद हम लोग देखते हैं कि जो है कहीं कहीं सातवाहन चल रहा है, कहीं पे आपका चेदी राजवंश चल रहा है। तो ये सभी जितना हम राजवंश का भी नाम ले रहे हैं ये सभी आपका उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत के राजवंश थे, उत्तर भारत के आपके डायनेस्टी थे। दक्षिण भारत की तो हम लोग बात नहीं की अभी तक। तो दक्षिण भारत का भी इतिहास इन सभी के साथ साथ चल रहा था, और दक्षिण भारत का इतिहास बहुत ही सुंदर था, बहुत खूबसूरत दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा था अपने समय में, है ना। तो दक्षिण भारत के भी प्रमुख राजवंश थे जिनके बारे में हम लोग देखते हैं कि पल्लव राजवंश, आपका पल्लव है, चालुक्य है। चालुक्य देखिएगा तो आप 3 जगह पाइएगा, एक है चालुक्य वंश आपका कल्याणी में, एक है चालुक्य वंश आपका वातापी में या फिर बादामी में, और एक है चालुक्य वंश आपका बेंगी में। इस तरह चल रहा है। राष्ट्रकूट वंश कहीं चल रहा है, कहीं यादव वंश, कहीं होयसल वंश, कहीं कदम वंश, कहीं गंग वंश, कहीं काकतीय वंश, तो कहीं सेन वंश, पाल वंश, कश्मीर के राजवंश, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर आपका कामरून वंश या फिर वर्मन वंश, ये सब चलते हैं। तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर के बाद हम लोग जो है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना।
और दक्षिण भारत का अपना इतिहास है, इसी में हम लोग संगम युग को भी शामिल कर देंगे और उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़े थे आपका कि प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो प्राचीन भारत का स्थापत्य कला बहुत ही, बोलते हैं ना कि गुप्त काल को हम लोग ना प्राचीन काल का जो है वो स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थापत्य कला के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। हम सभी को पता है मंदिर स्थापत्य कला तो देखिए तो बहुत ही ये विशाल पैमाने में फैला हुआ था। गांधार कला, फिर आपका अमरावती कला, आपका फिर दक्षिण में अलग अलग कला, ये कला जो फेमस हुआ था। फिर आपको कई सारी शैली दिखता है, आपका नागर शैली, बेसर शैली, अमरावती शैली, और भी कुछ कुछ होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। स्तूप का निर्माण बड़े स्तर पे हो रहा था, मंदिरों का निर्माण बहुत बड़े स्तरों पे हो रहा था, अभिलेखों का निर्माण किया जा रहा था। तो इस तरह करके देखेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत सुंदर सुंदर स्थापत्य कला था। वो हम लोग पिछले 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग दक्षिण भारत पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में हम लोग चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आपका दक्षिण भारत, और जिसमें हम लोग चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव को डिस्कस ना करके हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से क्वेश्चन की। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चोल साम्राज्य जो है, चोल राजवंश जो है, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो चोल के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो हम सभी को पता है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के डिक्लाइन कर जाने के बाद स्थापित होता है। तो पहले आता है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश जब डिक्लाइन होता है तब फिर आता है आपका चोल राजवंश। 9वीं शताब्दी में पल्लवों के डिक्लाइन होने के बाद चोल राजवंश अस्तित्व में आता है, और इस वंश का संस्थापक जो है वो आपका विजयालय रहते हैं। कौन? तो विजयालय, ये एक व्यक्ति के नाम है जो कि इसके संस्थापक होते हैं। और जब ये विजयालय के द्वारा चोल राजवंश का स्थापना होता है तो उस समय इसकी जो राजधानी होती है वो आपका तंजाई होती है। क्या होती है? तो आपका तंजाई होती है, और इसी तंजाई को ही वर्तमान में हम लोग तांजोर या फिर तंजावुर कहते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तंजावुर का वास्तुकार जो है वो कुंजर मल्लन, जिसको हम लोग राजराज पेरुथच्चन कहते हैं। तो राजराज पेरुथच्चन ये तंजावुर का वास्तुकार है। तो कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन, नाम बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। तो सिंपल याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो आपका विजयालय के द्वारा। तो विजयालय ही वो व्यक्ति होते हैं जो आपका चोल राजवंश का स्थापना करते हैं 9वीं शताब्दी में, है ना। किसको रिप्लेस करके? तो आपका पल्लव को रिप्लेस करके। और इस समय जब ये स्थापना होता है, इसका राजधानी कहाँ होता है? हम सभी को पता है वो आपका तंजाई, जिसको हम लोग वर्तमान में तंजौर या फिर तंजावुर कहते हैं। इसका देख लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बताया जाता है कि आपका ये जो चोल राजवंश है, तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार हुआ करता था। तो ये जो विजयालय है ये आपका पल्लव के टाइम में ही एक सरदार हुआ करता था, और जब पल्लव डिक्लाइन करते तो ये अपना सत्ता स्थापित करके जो है चोल राजवंश स्टार्ट कर देता है। उसने 850 ईस्वी के लगभग में तंजौर, वर्तमान में तंजावुर को अपने अधिकार में कर लिया, और इस समय पल्लवों एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पल्लव और जो पांडव है ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, विवाद होते रहते थे, इन लोग में संघर्ष होते रहता था। बाद में पल्लव जो है डिक्लाइन होकर जो है वो चोल आपका स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, पांडवों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर, वर्तमान में तंजावुर पर अधिकार कर लिया, और वहाँ पे उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर भी बनाया था। तो विजयालय ने दुर्गा देवी का मंदिर भी बनाया है पल्लव को हराने के बाद, जब चोल स्टार्ट हुआ था, चोल राजवंश। ठीक है, तो पहला नंबर समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये आपका अबर हाल फिलहाल में आपका 67वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 से पूछा गया, इतना लेटेस्ट क्वेश्चन ये है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। तो हम सभी को पता है आपका विजयालय है, ठीक है ना। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय है, और ये आपका 9वीं शताब्दी में चोल वंश को ये इस्टेब्लिश करता है, और पल्लव को मतलब कि डिक्लाइन होने के बाद पल्लव को रिप्लेस करके ये स्टार्ट होता है। और इसमें इसकी राजधानी तंजाई यानी कि तंजौर या फिर तंजावुर रहती है, सब एक ही नाम है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। नंदी बोले तो भगवान शिव से समर्पित है ये।
जिस भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है जिसे, तो देखो कौन मंदिर है जहाँ पे भगवान नंदी का भारी भरकम एक मंदिर मतलब एक मूर्ति बनाई गई है और उसको पूरे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो हम लोग देख लीजिए, ये आपका देखेंगे तो बृहदीश्वर मंदिर जो है ये आपका चोल काल में स्टार्ट हुआ था, मतलब ये चोल काल में ये बनाया गया था। और ये जो आपका बृहदीश्वर जो मंदिर है ये चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर, वर्तमान में तंजावुर के वहीं पे है। और ये शिव मंदिर है जो राजराजेश्वर या फिर बृहदीश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी और आपका बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है वो आपका राजराज प्रथम के द्वारा ही हुआ था। और भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर और सबसे लंबा मंदिर जो है यही है। और ये किस शैली में, तो आपका द्रविड़ शैली में है। दक्षिण भारत में अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली में, उत्तर भारत में अधिकांश मंदिर जो है वो आपका नागर शैली में, और इन दोनों का मिक्सअप मंदिर आपका बेसर शैली में। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां बनाई गई है। इधर भी द्वारपाल रहेंगे, इधर भी आपका द्वारपाल रहेंगे। ठीक है, ये है। इस मंदिर के बही भाग में नंदी की एकास्मक विशाल मूर्ति बनी हुई है। एकास्मक यानी कि एक ही पत्थर को काटकर नंदी भगवान का मूर्ति बनाया गया है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1999 में आया था इस तरह क्वेश्चन। तो समझ लीजिए कि राज प्रथम के शासनकाल में ही पल्लव टाइम पीरियड का ये राजा होता है, राज प्रथम। इसी ने ही जो है वो आपका बृहदेश्वर मंदिर इसका स्थापना किया था, है ना। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में, तो आपका राजराज प्रथम के शासनकाल में यह मंदिर बनाया गया था। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब देखिए, नेक्स्ट वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक मैप बना देते हैं, इस मैप से आप समझिएगा। ये है दक्षिण भारत। यहाँ पे इस वाले भाग में आपका चोल थे, ठीक है, ये आपका चोल रहा। इस वाले भाग में आपके पांड्य थे, ठीक है, ये ऊपर वाले में चोल, नीचे में पांड्य, और इस वाले भाग में आपका जो है चेर होते हैं। क्या, तो चेर, चोल चेर पांड्य ऐसे करके फैला हुआ है। तो चोल यहाँ पे थे, तो ये आपके कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में ये फैले हुए थे। मालाबार तट, अगर हम लोग तट की बात करें तो यहाँ पे है आपका ये पूरा इलाका इधर वाला है, ये आपका मालाबार तट है, इधर आपका मालाबार तट, तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। होयसल विजयनगर में ये था नहीं, बल्कि ये कोरोमंडल तट और दक्षिण ये दक्कन के कुछ भागों में ये फैला हुआ था। तो चोल इधर था आपका, इस वाले भाग में चोल, इधर आपका पांड्य, इधर आपका चेर, ठीक है। तो इस तरह करके देख लीजिए आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कृष्णा एवं तुंगभद्रा, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिप तक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेशों का निर्माण करता था। और इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग पर यथा एरू मतलब उरेयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर, इन सभी में हम लोग चोलों का अधिकार देखते हैं। ये सभी नाम है दक्षिण भारत के, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि चोलों की राजधानी कहाँ थी, तो हम सभी को पता है वो आपका तंजौर थी। और तंजौर को ही हम लोग जो है वो वर्तमान में क्या कहते हैं, तो इसी मंदिर को हम लोग वर्तमान में अभी जो है वो तंजाई या फिर तंजावुर कहते हैं, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, तो आगे देख लीजिए, प्रश्नगत विकल्पों में चोलों की राजधानी तंजौर वर्तमान में तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त जो है गंगेकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। और संगम काल में चोलों की राजधानी जो थी वो उरेयूर थी। तो चोलों की हम लोग 3 गो राजधानी देखेंगे। तो पहला राजधानी है उन लोग का स्टार्टिंग समय कौन था, तो तंजौर थी, ठीक है। बाद में एक प्लेस और आता है आपका गंगेकोंड चोलपुरम, ये भी चोलों की ही राजधानी होती है।
बाद में चोलों की राजधानी जो है, जब संगम काल चल रहा होता है तो उसमें चोलों की राजधानी उरेयूर होती है। कौन? तो उरेयूर होती है। तो चोलों की 3 गो राजधानी होती है, तीनों राजधानी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका राजेंद्र प्रथम वो आपका गंगेकोंड चोल ये आपका उपाधि लेता है, और जो आपका विजयालय है वो आपका नर केसरी का उपाधि लेता है, ठीक है ना। तो इस सभी आपको पता होना चाहिए था आपको। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखिए आप, कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो अगर हम लोग चोल प्रशासन की बात करें तो चोल प्रशासन तो बहुत सारा आपका देखते हैं हम लोग, ये आपका एकदम सेम अभी जैसे वर्तमान जैसा बटा हुआ था। केंद्र का प्रशासन अलग है, ये सेंटर का प्रशासन अलग है। तो ये आपका जेपीसी मेंस में भी डिटेल से इसको पढ़ना है ना। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसकी विशेषता एक ये थी कि आपका ग्राम प्रशासन के यहाँ पे स्वायत्तता दिया हुआ था, है ना। मंडलम आपका सेंटर में था, ठीक ना, ये सभी भी आप देखते होंगे। और ग्राम प्रशासन की यहाँ पे स्वायत्तता दी हुई थी, है ना। ग्राम पंचायत बहुत ज़्यादा ये विख्यात था इसमें चोल साम्राज्य में। तो यहाँ बताया जाता है कि चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है। वह स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। हम लोग जब बात करते हैं ना, जैसे भी वर्तमान में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हम लोग ग्राम पंचायत को लागू किए हैं, और हम लोग इसके तहत जो है ये 74वां संविधान संशोधन के तहत हम लोग जो है वो आपका नगर पालिका को लागू किए हैं। तो हम लोग इन सभी के बारे में जानते हैं कि आपका स्थानीय स्वतंत्रता को दर्शा रहा है ना। तो इसी तरह चोलों की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है आपका इस काल में जो है वो आपका ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता बहुत ज़्यादा थी। स्थानीय शासन पे बहुत ज़्यादा ये गहरा जो है वो डिटेल से मतलब ये अपना वजन दिए थे, जोर दिए थे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है वो देख लीजिए, ये आपका बीपीएससी में पूछा है 2017 में। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति। तो देखिए तमिल संस्कृति की उन्नति तो हो ही रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं है। श्रीलंका के साथ इसका व्यापार भी तो था। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ये देखते हैं राजराज प्रथम जो है वो श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करता है, और वहाँ के राजा महिम 5 को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेना पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं कि राजराज प्रथम जो है वो श्रीलंका के विजित क्षेत्रों को चोल साम्राज्य का एक नया हिस्सा यानी कि प्रांत बना लेता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो मुड़वी चोल मंडलम कहते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट किसके लिए प्रसिद्ध था, वो था आपका ग्राम पंचायत। तो विलेज असेंबली के लिए ज़्यादा फेमस था। ये सब तो काम था ही, श्रीलंका के लिए भी व्यापार ये भी था, तमिल संस्कृति का भी था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो था आपका ग्राम पंचायत के लिए फेमस था। अगर हम लोग थोड़ा सा चोल साम्राज्य के बारे में अगर हल्का सा देख ले तो सुनिएगा ज़रा, जो लूसेंट में दिया हुआ था कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस होने के बाद, डिक्लाइन करने के बाद चोल का जो है वो आता है। फिर देखते हैं इस वंश के संस्थापक विजयालय होते हैं, जिसकी राजधानी तांजाय या फिर तांजोर या फिर तंजावर होती है। तंजावुर का वास्तुकार की बात कीजिएगा तो आपका कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन होता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए जो विद्यालय हैं वो आपका नरकेसरी की उपाधि धारण करते हैं, ठीक ना, और निशुंभ सुदिनी देवी का ये मंदिर बनाते हैं। चोलों की स्वतंत्र राज्य जो है वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। चोलों का जो स्वतंत्र राज्य है वो आपका आदित्य प्रथम एक राजा होता है, इसने वो स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडराम की उपाधि धारण की थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने प्रांतक वन को पराजित किया था, और इस युद्ध में प्रांतक वन का बड़ा लड़का राजद्वितीय जो है वो मारा गया था। इसके बारे में हल्का जान लीजिएगा। फिर देखिए राजराज प्रथम जो है वो आपका चोल का ही एक राजा होता है, जो कि बहुत फेमस राजा होता है, प्रसिद्ध राजा होता है। और राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, और वहाँ के राजा यानी कि श्रीलंका के राजा जो महिम 5 थे वो भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिले रोहन में जाकर शरण लेती है।
ये भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद इसी में हम लोग देखिए कि जो आपका राजराज प्रथम जो है वो श्रीलंका को जो भी क्षेत्र जीता था, विजित क्षेत्रों को चोल साम्राज्य में मिला लेता है और उसके लिए एक नया प्रांत बना देता है जिसको बोलते हैं मुर्मी चोल मंडलम, और जिसका राजधानी जो है वो आपका पोलन्ना रुवा बना देता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। राजराज प्रथम जो है वो आपका शैव धर्म का अनुयायी होता है और इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो आपका राजराज प्रथम ने करवाया है। आगे देख लीजिए। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में होता है और हम लोग जानते हैं कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। और नवीन राजधानी गंगे कोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था। ये सभी हम लोग जानते हैं। इसके बाद देख लीजिएगा, राजराज प्रथम के बाद नेक्स्ट आते हैं व्यक्ति राजा बनते हैं, वो है आपका राजराज द्वितीय। और राजराज जो द्वितीय है उसने प्राग केसरी की एवं वीर राजेंद्र की राज केसरी की उपाधि धारण की थी। तो आपका नर केसरी का उपाधि विजयालय और राज केसरी का उपाधि राजेंद्र द्वितीय ने धारण किया था। चोल वंश का अगर अंतिम राजा की बात करें तो ये होता है आपका राजेंद्र तृतीय। तो राजेंद्र तृतीय जो है वो आपका चोल वंश का अंतिम राजा होता है। फिर देख लीजिए, चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा एवं कदम शासक जय केश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लीजिए, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए, कलोतुंग द्वितीय एक राजा होते हैं। तो कलोतुंग द्वितीय जो है वो आपका चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी कि विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा देता है और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजनाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार करवाया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उसके साथ में करता है। आगे देख लीजिए, इसी में हम लोग देखते हैं कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को हम लोग क्या कहते हैं? तो पेरुंदरम कहते हैं चोल प्रशासन में। और जो निम्न स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेरुनंदन। तो बड़े स्तर को पेरुनंदरम और छोटे स्तर को सेरुनंदरम कहते हैं। और कुछ लेखों में उच्च अधिकारियों को उडनू कुट्टम भी कहा गया है और जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला। ये एक तरह से आपका सेक्रेटरी था। ठीक ना? तो ये सभी आपको चोल के बारे में आगे हम लोगों को देखना होगा। और हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था वो आपका 6 मंडलमों में ये विभाजित था। मंडलम को कोट्टम को नाडु में, नाडु को कई कुर्रम में विभाजित किया गया था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। तो इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसे क्या आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? तो आपका राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, ग्रामीण सभाएं के लिए, लंका से व्यापार यानी श्रीलंका से व्यापार के लिए, धार्मिक विकास के लिए। तो यहाँ पे धार्मिक विकास तो हो ही रहा था, राष्ट्रकूटों से भी युद्ध हो रहा था। हम लोग देखते हैं राष्ट्रकूटों से युद्ध का अगर हम लोग चर्चा करें तो उसमें एक दिखता है आपका कि ये एक राजा होता है कि जो होता है आपका क्या, तो रुकिए ज़रा सा, तो हम सभी को एक पता है कि आपका तलकोलम का युद्ध होता है जिसमें आपका एक तरफ राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण थर्ड रहते हैं और एक तरफ आपके प्रांतक वन रहते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जो आपका प्रांतक वन है वो आपका हार जाता है और राष्ट्रकूट का राजा जीत जाता है। तो राष्ट्रकूटों से युद्ध तो ही रहा था। श्रीलंका से व्यापार तो हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका से व्यापार जो है वो आपका राजराज प्रथम ने श्रीलंका से व्यापार कर ही रहे थे। इन सभी के बारे में जानते हैं। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण सभाएं यहाँ पे ज़्यादा ये भी फेमस थी। लेकिन जो है चोल युग जो प्रसिद्ध था वो आपका ग्रामीण सभाओं के लिए ज़्यादा फेमस था। सभी सही है लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन देखने को मिलता है? तो आपका चोल में। तो चोल में आपका उत्तम ग्राम प्रशासन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपका एमपीपी से 2021 में पूछा गया है कि किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता थी? तो आपका चोल का। तो चोल का था ये ग्राम स्वायत्तता फेमस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो आपका चोल वंश ही था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए कौन फेमस था? तो चालुक्य, सोलंकी, परमार या फिर चोल? तो वो चोल था। और ये आपका बीपीएससी में पूछा गया 2020 में। तो देखिए बीपीएससी में
चोल से अभी तक 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो कहाँ के हैं? तो हम सभी को पता है वो आपका उत्तर मेरूर के हैं। देखिए, तंजावुर पहली राजधानी होती है, इसके बाद उरेयूर भी राजधानी बनती है संगम युग के समय। फिर आपका एक और बनता है राजधानी जिसको हम लोग बोलते हैं गंगे चोलपुरम, ये भी राजधानी बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो देखिए चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन है, तो ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत ज़्यादा का जो ब्यौरा मिलता है लिखा जिखा शिलालेखों के माध्यम से, तो आपका उत्तर मेरूर का मिलता है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब समझ में आएगा। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हमें प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। तो एक सिंपल याद रखिएगा कि चोल साम्राज्य का अगर प्रशासन को अगर जानना है तो वो आपको एक अभिलेख है, उसका नाम है उत्तर मेरूर। तो उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है, और ये जो उत्तर मेरूर अभिलेख है वो आपका प्रांतक प्रथम का लिखा हुआ है। प्रांतक प्रथम का अभिलेख है उत्तर मेरूर, और इसी उत्तर मेरूर अभिलेख से जो है वो आपका क्या मिलता है, तो चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन होता है, ग्राम प्रशासन के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। चोल काल में प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होती थी और ये स्वतंत्र रूप से काम करती थी। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 15 कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य दिखता था? वरीयम कहने का अर्थ आपका समिति की बात की जा रही है। तो कई सारे समिति होते हैं, 10-12 का समिति होता था इसमें। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा समिति जो है वो उद्यान, यानी कि आपका जो है ये उद्यान प्रशासन, उद्यान समझिए एक तरह से आपका पार्क वगैरह इन सभी को दिखता है। तो पार्क वाला जो मैनेजमेंट कौन करता है? उद्यान समिति। तो हम सभी को पता है वो आपका है टोटवारियम, टोटवारियम जिसको बोलते हैं टोट समिति। तो इसमें कुछ कुछ नाम भी दिया हुआ है। तो चोलकालीन गांवों की गतिविधियों को देख रेख जो है वो एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाता था जिसको वारियम कहा जाता था, यानी कि समिति। उद्यान प्रशासन का कार्य जो है वो देखने वाली समिति को हम लोग टोट वरियम कहते हैं, जबकि समवत्सर वरियम को वार्षिक समिति, एरीवारियम और एरीवारियम को तालाब समिति और पौनवारियम को स्वर्ण समिति कहते थे। तो जो तालाब का समिति होता है उसको हम लोग एरीवारियम कहते थे। फिर जो आपका वार्षिक समिति होता था पूरे साल का उसको बोलते हैं समवत्सर वारियम, और जो आपका स्वर्ण समिति होता था उसको हम लोग बोलते हैं पौनवारियम। ठीक है ना? तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। तो उद्यान समिति, उद्यान का काम कौन दिखता था? तो आपका टोटवारियम यानी कि टोट समिति। ये देखिए आपका IAS 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रादीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो हम सभी को पता है, ठीक है। ये जो है वो आपका पल्लव को तो हरा कर ये किया ही था, और ये साथ साथ चेरों को भी हरा कर मध्यकालीन भारत के स्टार्टिंग के फेज में पूरा चोल साम्राज्य बहुत बड़ा आ गया था। बिल्कुल सही बात है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान की थी और कुछ क्षेत्रों को जीता भी था। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है। चोल साम्राज्य का जो राजा है इसका विस्तार जो है सबसे ज़्यादा राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में होता है, और ये आपका देखते होंगे कि बहुत राजाओं को हराता है और सबसे ये जीत कर ये आगे बढ़ता है। ठीक है ना? आगे देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो द्रविड़ देश यानी कि दक्षिण भारत का अगर देश देखे चोल, तो चोल के बारे में बात की जाती है कि चोल अधिपत्य की स्थापना वंशतुता प्रांतक प्रथम ने की थी, है ना? देखो, उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण किया था। तो मदुरै कोंड उपाधि धारण किया था, तो हम लोग जानते हैं कि ये धारण तो किया था। तो मदुरै कोंड का उपाधि किसने धारण किया था? तो इसके बारे में अभी आपको बताया गया था ना। तो ये जो है प्रांतक प्रथम ने किया था। ठीक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है कि द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः प्रांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की थी। राज प्रथम के तंजौर यानी कि वर्तमान में तंजावुर अभिलेख के अनुसार सिंहल यानी कि श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल यानी कि जो चेर वाला इलाका है वहाँ के राजाओं का एक संघ बनाया था जो चोल नरेश राज प्रथम के विरुद्ध था। और इस संघ का भेदन करने के लिए राज प्रथम ने अब पहले चेर राज्य यानी केरल पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में उसको परास्त किया, और राज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी तथा कुछ क्षेत्रों को ये जीत लिया था। तो ये भी सही बात है। ठीक है ना?
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकीर्ति है किनका? तो वो जो प्राय है वो आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुजाकार है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है कि देख लीजिए थोड़ा सा कि चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की थी, यानी कि तक्षण कला में भी वो सफलता प्राप्त किए थे। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया था। तो चोल काल में जो है वो आपका धातु और पत्थर की बहुत सारी मूर्तियां बनती थी, जो कि तक्षण कला का बेस्ट एग्जाम्पल है। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कि कांस्य मूर्तियों का निर्माण किया गया था। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो है वो आपका नटराज यानी कि भगवान शिव को समर्पित है, शिव का ही है, जो कि बड़ी संख्या में मिलती है। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। और ये मूर्तियां जो है प्रायः चतुर्भुज होती है। कैसी होती थी? ये आपका चतुर्भुज होती थी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, और यह निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो वह आपका नटराज। और ये आपका जो है प्रायः जो है वो चतुर्भुज में देखने को मिलता है, ये भगवान शिव को समर्पित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक क्या है? तो आपका नटराज की जो है कांस्य की मूर्ति सबसे ज़्यादा बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये आपका जो है वो चोल कला का उदाहरण देखने को मिलता है, बेस्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा जिसे उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो आपका शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तो शिव की जो आपका दक्षिणा मूर्ति है, जो दक्षिणा मूर्ति जो है वो प्रतिमा उन्हें गुरु यानी कि शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। और इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। और इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। तो भगवान शिव का जो आपका दक्षिणा मूर्ति है, ये जो नटराज का कांस्य मूर्ति देख रहे हो वो अलग है। यहाँ पे दक्षिणा मूर्ति की बात करें, दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा की बात करते हैं, यहाँ पे वो एक तरह से शिक्षक का रोल निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि नटराज जो मूर्ति वो आपका नृत्य के फॉर्म में है, जबकि जो आपका दक्षिणा मूर्ति है वो आपका शिक्षक के फॉर्म में है। तो नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही बात है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हुए हैं और बाएं कान में एक महिला का। तो ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये भी सही है, दोनों सही है। तो देखिए भगवान शिव की जो नटराज मूर्ति है इसके बारे में देख लीजिए कि भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। और इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू यानी कि सृजन का प्रतीक है, और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि विनाश का प्रतीक है। तो ऐसा मान लीजिए ये। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इस मूर्ति के उनके ऊपरी दाएं हाथ में, तो इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां होगा, तो ऊपरी दाएं हाथ में एक डमरू है जो कि सृजन का प्रतीक है, और जबकि ऊपरी बाएं हाथ में यहाँ पे एक अग्नि है जो कि विनाश का प्रतीक है। दूसरा जो दाहिना हाथ है वहाँ पे अभय मुद्रा में प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा जो बायां हाथ है वहाँ पे उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहे, उठे हुए ये नीचे ये बाएं पैर की ओर इशारा कर रहे, ठीक है ना। ये से देख लीजिए। आगे देख लीजिए जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक ये दिखला रहा है, मोक्ष मार्ग का। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में जो है वो दर्शाया गया है। और भगवान शिव को हम लोग दाहिने कान में पुरुष का कुंडल, यहाँ पे दाहिना कान है, यहाँ पे बायां कान है, तो दाहिने कान में आपका पुरुष का कुंडल पहने हुए और बाएं कान में जो है आपका महिला का कुंडल पहने हुए दिखाया गया है। तो ये आपका नटराज का मूर्ति के बारे में भी कहानी था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी जो है वो चीन भेजे गए थे किसके शासनकाल में? तो आपका कुलोत्तुंग प्रथम के काल में। तो कुलोत्तुंग प्रथम जो है इसके काल में ही जो है 72 ठो जो है आपके व्यापारी चीन यानी कि चाइना भेजे जाते हैं। तो चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों यानी कि व्यापारियों को एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में याद रखना है कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए फेमस था?
तो चोल राजवंश जो है ना आपकी अपनी जो है वो नौसेना के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है ना। तो चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व सेना, गज सेना, पैदल सेना के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंहल, मालदीव आदि द्वीपों पर कब्जा किया था। तो मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, श्री विजय हो गया, इन सभी के ऊपर वो नौसेना के माध्यम से ही कब्जा किया था। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसके अलावा देखिए, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासनकाल में शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना पड़ता था। तो अपने शासनकाल में ही अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ता था चोल साम्राज्य में, चोल राजवंशों में ही। तो देखिए, तो प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही अपना जो उत्तराधिकारी, अपना युवराज जो है चुन लेते थे। लेकिन जो उसके बाद उत्तराधिकारी बनता था, यह प्रवृत्ति चोल वंश में ज़्यादा सर्वाधिक देखने को मिलती है। आपका सभी में दिखेगा, लेकिन आपका चोल राजवंश में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो चोल राजवंश के बारे में आपको ये जानना है। अगर हम लोग देखें तो चोल राजवंश में अगर हम लोग राजा की बात करें तो सबसे पहले विजयालय, इसके बाद विजयालय के बाद देखेंगे तो आप नेक्स्ट राजा बनते हैं आपके राज प्रथम, राज प्रथम के बाद राजा बनते हैं आपके राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम के बाद राजा बनते हैं राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय के बाद हम लोग लास्ट राजा देखते हैं राजेंद्र तृतीय की बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कुछ और भी राजा फेमस नहीं है, लेकिन एक आपका कुलोत्तुंग प्रथम है, कुलोत्तुंग द्वितीय है, इन सभी के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि जो आपका अभी आपको बताया गया था ना कि संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था वो हम लोग देखेंगे। मान लीजिए ये पूरा जैसे भारत है ना, दूसरी तरह हम लोग चोल साम्राज्य मान लीजिए पूरा चोल साम्राज्य जो है, अभी हम लोग भारत जो है 28 गो राज्य और 8 गो केंद्रशासित प्रदेश में बटा हुआ है। तो उसी तरह जो चोल साम्राज्य है वो 6 गो मंडलमों में बटा हुआ था, यानी कि प्रांत में बटा हुआ था। समझो कि 6 गो स्टेट है, इसको मंडलम कहते हैं। तो मंडलमों में ये बटा हुआ था। मंडलम कहते थे स्टेट को, प्रांत को। मंडलम को कोट्टा में बांटा जाता था। तो ये स्टेट है, स्टेट को हम लोग किसे बांटते हैं, तो यानी राज्य को जिलों में बांटते हैं। तो जिलों को कह देंगे हम लोग कोट्टम, क्या कह देंगे, कोट्टम। ठीक है। फिर हम लोग जिलों को किस में बांटते हैं, तो देखो पहले हम लोग देश को राज्यों में बांटते हैं, राज्यों को जिले में बांटते हैं। तो देश यानी कि मंडलम जो कि 6 गो है। उसके बाद मंडलम को जिलों में बांटते हैं यानी कोट्टम। और फिर जो जिला है, जिलों को हम लोग कई सारे ब्लॉक में बांटते हैं ना, जिलों को ब्लॉक में बांटते हैं ना। तो ब्लॉक को हम लोग कह देंगे नाडु, क्या कह देंगे, नाडु। तो उसी तरह पहले मंडलम को कोट्टम को नाडु में, उसके बाद नाडु को जो है कुर्रम में बांटा जाता था। क्या, तो कुर्रम में। तो ब्लॉक को कई सारे वार्ड में बांट दिए हम लोग, तो आपका कुर्रम हो गया, कुर्रम। तो इस तरह ऐसे याद कीजिएगा। पहले ऊपर मंडलम को कई सारे कोट्टम में, कोट्टम को नाडु में, फिर नाडु को कुर्रम में, ऐसे करके बांटा जाता था। ठीक है। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो आपका बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल होता था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के समान रूप में मुवेद वेलन, यानी कि 3 राजाओं की अपनी सीमाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान ये दिया जाता था। आगे देखिए, ये प्रधान होते थे, जैसी उपाधियां दी जाती थी। उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे जाते थे। इतना मत याद कीजिए, केवल इतना याद रखिए कि जो आपका वेलाल जाति के जो भी धनी किसान होंगे, इनको राजा के जैसा कुछ बड़ा बड़ा पद दिया जाता है। बस इतना जान लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, स्थानीय स्वशासन, ये चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ऊर की बात करें तो ये आपका सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। तो ऊर ये काम करता था। सभा या फिर महासभा के बारे में देखते हैं। यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। तो सभा और जो महासभा है वो आपका अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की ये सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। और यह सभा वारियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या फिर तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों को सभा को हम लोग नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3% था, मतलब 1/3 था। तो चोल काल में जो आपका जो भूमि कर है वो आपका उपज का 1/3 है, यानी कि आपको 3 भाग में 1 भाग देना पड़ेगा। ठीक है। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो भी वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। अब देखो, उत्तर मेरूर अभिलेख से हम लोगों को बहुत सारा बात पता चलता है।
जैसे कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक व्यक्ति को क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इन सभी के बारे में जानते हैं हम लोग। ये सब हम लोग मेंस में पढ़े भी हैं, तो वो आप थोड़ा सा वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा कि उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनका उम्र 35 से 70 साल के बीच में होना चाहिए, उनको जो है वेदों का ज्ञान होना चाहिए उनके पास, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। और ये लॉटरी सिस्टम के द्वारा ये सब सभी चलता था। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं, वो आपका उत्तर मेरूर अभिलेख से देखने को मिलता है। ये हम लोग को हर सर डिटेल से समझाए मेंस वाली क्लास में, तो जब हम लोग मेंस का क्लास करेंगे ना तो उसमें ये हम लोग पढ़ेंगे ही। आगे देखो, ब्राह्मणों को दी गई जो कर मुक्त भूमि होती थी उसको हम लोग चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। तो ब्राह्मणों को जो टैक्स फ्री दिया जाता था भूमि उसको बोलते हैं चतुर्वेदी मंगलम, और आपका जो गिफ्ट दे दिया जाता था दान उसको बोलते हैं ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित भाग जो था उसका आपका पदाती सेना था। चोल सेना में आपका थल सेना, वायुसेना नहीं, मतलब सॉरी, गज सेना, पैदल सेना, घुड़सवार, और आपका जो है वो आपका सैन्य जो क्या बोलते हैं इसको, नौसेना भी बहुत फेमस था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, चोल काल में कंजलू जो होते थे वो आपके सोने के सिक्के होते थे। तो कंजलू जो है वो आपका सोने के सिक्के होते थे, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, आपका तमिल कवियों में जय नंगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कि कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। तो ये इसको भी याद रखिएगा, कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि कौन था, और उसकी रचना थी आपकी कलिंग कलिंग तुपर्णी। तो कलिंग तुपर्णी ये आपका जय नंगोदर का था, जय नंगोदर का था, जो कि कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। इसके अलावा देखेंगे हम लोग तो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसको कहा जाता है, तो आपका पंप, पोन और रन, इन तीनों को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। इसके अलावा कंबन, ओट कक्कुटुन्नन और आपका पुंगलेंदी, ये सभी तमिल साहित्य है। ये सभी आप लुसेंट से पढ़ रहिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, पर्सी ब्राउन ने तंजौर के जो है बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का जो है वो निकस कहा गया है, यानी कि एकदम ये मतलब कि यूनिक। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को जो है चोल कला का सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ भी कहते हैं। कौन कहा था, ये सभी आपका जो है पर्सी ब्राउन ने कहा था। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े और उसी टांग पर पंजे से अज्ञान या फिर विस्मृति के दैत्य अपसमार होते हुए दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो है वो शिव जो है वो भुंग गत्रासित की स्थिति में बाईं टांग उठाए हुए हैं, और आपका जो है तिरोभाव यानी भक्त से जो है वो भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का ये घोतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है, और उनका जो मुख्य दाहिना है वहाँ पे अभय हस्त की मुद्रा में है, और उनकी जो बायां हाथ है वो आपका डमरू लिया हुआ है। उनका प्रिय जो है वो वाद्य है, और पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। और ऊपरी बायां जो आपका दोल हस्त मुद्रा है वहाँ पे अभय हस्त मुद्रा में से जुड़ा हुआ है, और उनकी जटाएं जो है वो आपका दोनों ओर छिटकी हुई है, और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो कि नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है, जो कि आपका कैसा है, तो चतुर्भुज है आपका, है ना। ये भी याद रखिएगा आप। इसके अलावा देखिए, चोल कांस्य प्रतिमाओं जो है, चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो आपका संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। कांस्य प्रतिमाएं जो है बनाने की कला के संरक्षक के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी सेवियन महादेवी का नाम आता है, जो कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे बड़ा बंदरगाह देखे तो आपका कावेरी पट्टनम हो जाता है। आगे देखिए, सबसे बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता है उसको तनियार कहते थे। और उत्तर मेरूर जो शिलालेख है इसी से ही आपका सब कुछ पता चलता है कि संस्था ये यहाँ पे कैसा काम करता था, प्रशासन। तो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, और ये आपका प्रांतक प्रथम के शासनकाल से ही संबंधित है, उत्तर मेरूर का अभिलेख। चोलों की अगर राजधानी देखें कालक्रम से, तो पहला आपका सबसे पहले बनता है तंजौर के बाद उरेयूर के बाद आपका गंगेकोंड के बाद आपका चोलपुरम, ये लास्ट में कांची भी बनता है। चोल काल में सड़कों की देखभाल के लिए बगान समिति हुआ करती थी, और चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान की ये एक तरह से बार्टर सिस्टम पे चलता था अधिकांश।
और कुछ कुछ इसमें वस्तु विनिमय के साथ साथ जो है आपका मुद्रा भी चलता था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे, जैसे कि आपका वलजियार, नानादेशी और आपका मणिग्रामम। विष्णु के उपासक को हम लोग अलवार कहते हैं, जबकि भगवान शिव के उपासक को हम लोग नयनार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका लूसेंट का कहानी था। लूसेंट वाला हम आपका सारा कुछ पढ़ दिए हैं। आप इसको लूसेंट से थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा, तो आपको फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वो कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि राजेंद्र प्रथम यही सब काम किया था, बहुत ज़्यादा विस्तार किया था, तो आपका राजेंद्र प्रथम ही होंगे। ठीक है, तो राजराज प्रथम अलग है, राजेंद्र प्रथम अलग है। तो राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम जो पुत्र है राजेंद्र प्रथम, वो सम्राट बनता है और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप जो है वो प्रदान किया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंहल यानी कि श्रीलंका द्वीप को जीत लिया था। सिंहल राजा जो थे महेंद्र पंचम को उसको बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था और उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी का अभियान किया था और पाल शासक महिपाल को भी हराया था। और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी और फिर आपका गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई थी, जो कि नया जीता हुआ क्षेत्र को इसमें शामिल करता है। और नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल जो है तालाब का भी निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो हम सभी को पता है कि जो आपका राजेंद्र प्रथम है, यही जो है हम लोग जानते हैं कि जो आपका राजेंद्र प्रथम है ये आपका गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना करता है। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था और बंगाल के शासक जो रहते हैं महिपाल, उसको वो पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम जो है वो आपका क्या करता है, तो गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, तो एक नया ये क्या बोलते हैं नामक एक मतलब देखो नवीन राजधानी बना देता है, एक गंगेकोंड चोलपुरम, और साथ ही साथ जो है वो आपका चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का भी निर्माण करता है। तो इसको भी याद रखिएगा, है ना। तो कौन? तो राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का जो है श्रेय दिया जाता है? तो आपका राज नहीं मतलब राजेंद्र प्रथम को, है ना, राजेंद्र प्रथम को। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा और ये सब लूसेंट में भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 29 बोला जा रहा है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो जल सेना जो है आपका राजराज प्रथम ने प्रारंभ की थी। राजेंद्र प्रथम तो किया ही था, लेकिन राजराज प्रथम ने भी जो है वो जल सेना स्टार्ट की थी। तो चोल साम्राज्य का जो है महता वास्तविक संस्थापक प्रांतक द्वितीय जो आपका सुंदर चोल का पुत्र अर्रीमोली वर्मन था, तो जो कि 985 में राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। अच्छा ये याद रखिए, राजराज जो आपका है, एक आपका राजराज प्रथम है, एक आपका राजेंद्र प्रथम है, वो अलग है। ठीक है ना। तो राजराज प्रथम जो गद्दी पे बैठता है ये आपका महान शासक होता है, इसके बाद राजेंद्र प्रथम भी आता है। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था राजराज प्रथम के बारे में, और यह महान नीति निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना विशाल नौसेना का गठन किया था और उसने समस्त भूमि का जो है वो नाप कराया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि चोल शासक का नाम बताया जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो हम लोग सभी को पता है कि जो है आपका राजराज प्रथम जो है वो श्रीलंका पे आक्रमण करता है और श्रीलंका के जो राजा रहते हैं राजा महिम 5 वो श्रीलंका के उत्तरी भाग से भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में जाके शरण ले लेते हैं। उसके बाद जो है राजराज प्रथम जो है वो आपका श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है जो जीत लिया था उसको जो है विजय क्षेत्रों को चोल साम्राज्य मिला लेता है और एक आपका मुड़मी चोल मंडलम नया एक जो है वो मतलब एक एरिया ही बना देता है, नया प्रांत बना देता है और जिसका राजधानी पोलन्ना रुआ बनाता है, पोलन्ना रुआ। तो किसका बात करें हम लोग? राजराज प्रथम की। ठीक ना, ये याद रखिएगा। राजेंद्र प्रथम जो है महिपाल को हराता है और राजराज प्रथम जो है श्रीलंका को हराता है। तो देखिए चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल यानी श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। विजित क्षेत्र में से राजराज प्रथम ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलुनरोवा इस क्षेत्र का नया राजधानी बना था। ठीक है, और इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा था और राजराज जो है वो आपका शैव मतालंबी था और उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 31 कि चोल राजाओं में से
किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो सीलोन के ऊपर विजय प्राप्त किए थे आपके राजेंद्र बाबू। तो राजेंद्र बाबू जो है वो आपके सीलोन के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप और श्रीलंका विजय किया था, यानी कि सिलोन श्रीलंका, सिलोन मतलब बोलते हैं सिंहल द्वीप और श्रीलंका को बोलते हैं हम लोग श्रीलंका। तो इन सभी को जीता था राजेंद्र प्रथम ने ही। और राजराज प्रथम जो है वो आपका राजराज प्रथम जो है वो आपका श्रीलंका को जीतता है ना भाई, राजराज प्रथम। और राजेंद्र प्रथम जो है वो आपका पाल शासक महिपाल को हराता है और गंगेकोंड चोल का उपाधि धारण करता है और एक नवीन राज्य बना देता है, गंगेकोंड चोलपुरम। ठीक है, आगे देख लीजिए। राजराज ने भी श्रीलंका पर आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों को जीता था। तो राजराज प्रथम भी जीता था और आपका राजेंद्र प्रथम भी श्रीलंका पर आक्रमण करके कुछ कुछ भाग जीतता है। आगे देखिए, राजेंद्र प्रथम वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक के लिए, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं अभी। ठीक है, तो ये आपका जो है राजेंद्र प्रथम ये श्रीलंका से संबंधित था और राजराज प्रथम भी श्रीलंका से संबंधित था। और राजराज प्रथम ने ही आपको जो बताया गया है कि श्रीलंका के ऊपर जीतकर ये वाला उसका एरिया कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये सभी जो कहानी है वो कौन किया था? तो ये आपका कुलोत्तुंग प्रथम ने करवाया था। तो याद रखना है कि कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की और किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पे रुमाल के साथ कर देता है। तो ये जो कुलोत्तुंग वन है ये मतलब कि आज़ाद कर देता है, एक तरह से समझो श्रीलंका को जो है वो आज़ाद कर दिया। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया 2020 में, तो इसके बारे में उतना याद नहीं रखना है आपको, हटाइए इसको। फिर देख लीजिए आप नेक्स्ट, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 34, और ये क्वेश्चन नंबर 34 भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका IAS 2016 में पूछा गया, तो ये सब हटाइए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो विदेशी व्यापार से संबंधित जो है वो आपका नगरम और आपका नाना देशी ये सभी था। तो श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति थी। श्रेणी जो थी वो एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति थी। नगरम जो थी वो आपका व्यापारियों के स्थानीय संगठन को कहा जाता था नगरम। तो जैसे इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिया हुआ था आपको कि नगरम या नगरतार है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं दिया वाले शून्य में। तो देखिए यहाँ पे जो है श्रेणी जो है वो एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था और इस प्रकार के संगठन जो है वो आपके कांची और आपके मामल्लपुरम में भी विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी जैसे कि मणिग्रामम, नाना देशीस, वलेंग, आपका बलजियर, इंदगे आदि, इन सभी को हम लोग दिखते हैं और ये भी आपका यूपी स्पेशल में पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कि कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था कौन? तो देखिए यहाँ पे बेंगी उंगी जो आ रहा है ना, तो आप समझिए, देखिए जैसे कि जो आपका चालुक्य वंश तो एक वो चल ही रहा था दक्षिण भारत में, है ना। तो एक आपका चोल वंश चल रहा था दक्षिण भारत में। उसके बाद हम लोग चोल वंश के बाद देखते हैं हम लोग चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश जो है वो आपका 3 जगह चलता है, एक आपका कल्याणी, एक चलता है आपका वातापी या फिर बादामी, और एक चलता है आपका चालुक्य वंश बेंगी पे। तो चालुक्य वंश वातापी जो है चालुक्य वंश जो कल्याणी है इसके संस्थापक होते हैं तैलप द्वितीय और इसका राजधानी होता है मान्यखेट। और जो चालुक्य वंश वातापी या बादामी का होता है उसकी स्थापना करता है जय सिंह। और चालुक्य वंश जो वातापी या बादामी है इसी के ही महत्वपूर्ण राजा है पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्धन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें सबसे हम लोग फेमस पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत
कीर्ति वर्मन के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी चालुक्य वंश से संबंधित है। चालुक्य वंश वातापी वाला में, चालुक्य वंश 3 जगह आपका शासन कर है, एक आपका कल्याणी, एक आपका वातापी और एक आपका बेंगी। अगर हम लोग बेंगी की बात करें तो चालुक्य वंश बेंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन होते हैं और इसकी जो राजधानी होती है आपका बेंगी होती है, यानी कि आंध्र प्रदेश ही होती है। तो इन सभी के बारे में आपको जानना चाहिए। तो यहाँ बोला जा रहा है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक जो है वो केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कि कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। बेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो बेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसी में बताया जा रहा है कि जो आपका तगर नगर जो है, तगर जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और ये आपका कल्याण तथा बेंगी के मध्य में स्थित था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन है? तो यहाँ पे देखिए, चालुक्य वंश की अगर बात करें हम लोग, चालुक्य वंश 3 जगह चलता है। एक आपका चालुक्य वंश कल्याणी, एक चालुक्य वंश आपका वातापी या बादामी और एक चालुक्य वंश आपका जो है वो बेंगी में। तो चालुक्य वंश अगर हम लोग देखें तो ये पुलकेशिन प्रथम, ये भी मंगलेश भी, फिर आपका है विक्रमादित्य और पुलकेशिन द्वितीय, सभी है, सभी राज्य रहते हैं महत्वपूर्ण। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ बताया जा रहा है कि चालुक्य वंश अगर बेंगी की मतलब ये चालुक्य वंश अगर कल्याणी की बात करें तो कल्याणी के मेन राजा कौन होते हैं वो देख लीजिए आप। तो कल्याणी के मेन राजा होते हैं आपका तैलभ प्रथम, तैलभ द्वितीय, उसके बाद विक्रमादित्य, उसके बाद जय सिंह, उसके बाद सोमेश्वर, उसके बाद सोमेश्वर द्वितीय, उसके बाद विक्रमादित्य छठा, उसके बाद सोमेश्वर तीसरा, उसके बाद तैलभ तृतीय। ये सभी चालुक्य वंश कल्याणी से संबंधित है। वहीं चालुक्य वंश वातापी या जो बादामी है, इससे संबंधित कौन कौन है? तो इस वंश से संबंधित देखिए, चालुक्य वंश जो बादामी है इसका स्थापना करता है जय सिंह और इसका राजधानी बनाता है वातापी जो कि बीजापुर के निकट में ही रहता है। और इस वंश के प्रमुख राजा रहते हैं पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो आपके पुलकेशिन द्वितीय होते हैं, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो चालुक्य वंश जो चल रहा था बेंगी में, उसके मेन राजा कौन होते हैं, उसके संस्थापक कौन होते हैं? तो विष्णुधर होते हैं और इसकी राजधानी जो होती है बेंगी होती है ना। और इसका सबसे प्रतापी राजा अगर बात करें चालुक्य वंश बेंगी की तो उसका सबसे प्रतापी राजा होता है विजयादित्य तृतीय, जिसका सेनापति होता है पडरंग। तो विजयादित्य तृतीय वो चालुक्य वंश बेंगी का महत्वपूर्ण राजा होता है। यहाँ पे चालुक्य वंश बोला जा रहा है, तो चालुक्य वंश हम लोग तीनों देखेंगे, कल्याणी, वातापी और बेंगी। तो कल्याणी, वातापी में सबसे फेमस राजा होता है पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंशों के शासकों में सर्वाधिक योग्य था और शक्तिशाली यही था। इसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था और उसकी उपलब्धियाँ जो है हम लोगों को ऐहोल प्रशस्ति में देखने को मिलती है। तो ऐहोल जो प्रशस्ति है वो आपका इससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चालुक्य वंश थोड़ा सा कल्याणी के बारे में आप देख लीजिए और उसी तरह हम लोग देख लेंगे इसके बारे में अलग अलग करके इसको जिक्र करेंगे, है ना। तो लगता है यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। और ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग कल करने का प्रयास करेंगे। अगर कल हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इसको आगे भी लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिए हल्का से इसको आप। तो ये 90 क्वेश्चन बचेगा और आज हम लोगों का जो है वो 35 क्वेश्चन भी सही से नहीं हुआ है, तो कल हो पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। तो क्लास का ड्यूरेशन कल हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो क्लास का ड्यूरेशन जो है वो आपका थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम लोग, तो फिर ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तरह देते हैं क्वेश्चन नंबर 37 तक। और आज हम लोग जो है वो चोल वंश के बारे में पढ़े हैं, चोल के बारे में पढ़े हैं, साथ ही साथ पल्लव के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, आज हम लोग चोल के बारे में पढ़े हैं। कल की क्लास में हम लोग चालुक्य जो कि कल्याणी वाला है उसके बारे में जानेंगे, चालुक्य वंश वातापी वाला या बादामी वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे, और चालुक्य वंश बेंगी है उसको भी पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपका राष्ट्रकूट वंश भी आता है, उन सभी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब आपका लूसेंट में दिया हुआ है, इसलिए आप लूसेंट से भी इसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लूसेंट से भी आप इसको थोड़ा सा कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तरह देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।